हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम लोग अल्ट्रेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हमने सिचुएशन क्लॉज को चेंज करना है, यानी कि जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसको चेंज करने का हम लोग प्रोसीजर जो है वो जानने वाले हैं। अल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7। ये सिचुएशन क्लॉज को चेंज करने की सेक्शन है 13, हमने पिछली क्लास में याद किया था। अनलकी नंबर 13 और 4, 5 एंड 7 जो है अल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज को चेंज करने के लिए। अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या है? देखो, अब ये तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से आप अपने ऑफिस को यहाँ वहाँ चेंज कर सकते हो। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सेम सिटी, नो अल्ट्रेशन ऑफ एमओ रिक्वायर्ड। आपने सेम सिटी में चेंज करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका ऑफिस दिल्ली में है, आप दिल्ली में ही कहीं और किसी और लोकेलिटी में, पटेल नगर में है, आप विकासपुरी में जा रहे हो, सेम सिटी में, सेम अलग लोकेलिटी में, तो मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आउटसाइड द लोकल लिमिट बट विद इन द जुडिक्शन ऑफ सेम आरओसी। अब वो बोलता है कि आप जो है लोकल लिमिट के बाहर जा रहे हो पर आरओसी आपकी सेम है। ये उस तरीके से है कि मान लो आपका नोएडा में ऑफिस है और आप ग्रेटर नोएडा में जा रहे हो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेम है, तो उसमें आरओसी चेंज नहीं होती, पर हाँ सिटी जरूर चेंज होती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों अलग अलग सिटी हैं। और अनदर आरओसी बट विद इन द सेम स्टेट। अभी देखो, इसके अंदर यूपी स्टेट तो सेम रहा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, लेकिन अनदर आरओसी नहीं हुआ। और अनदर आरओसी बट विद इन द सेम स्टेट, यहाँ फिर आप किसी और आरओसी के पास जा रहे हो और सेम स्टेट है। अब जैसे कि हम लगा लें कि अगर आप नोएडा से लखनऊ जाते हो तो आपकी स्टेट तो सेम है, लेकिन आपकी आरओसी में फ़र्क आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी जो है वो चेंज हो जाएगा। नो अल्ट्रेशन ऑफ एमओ इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर भी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एमओ टू बी ऑल्टर्ड। अब छोटी सी बात है, बहुत पास है दिल्ली से नोएडा, पर अगर आप दिल्ली से नोएडा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करोगे बच्चों, तो आपको एमओ को भी अल्टर करना पड़ेगा। तो ये तीन सिनेरियो हैं लगभग, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सेम सिटी में, डिफरेंट सिटी में जाते हो पर सेम आरओसी के पास, डिफरेंट सिटी में जाते हो दूसरी आरओसी के पास, और एक स्टेट ही चेंज कर देते हो। तो ये देखो, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन एंड विलेज, नो अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड। आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन और विलेज विद इन द सेम स्टेट, अगर आप सेम स्टेट में होते हो, एंड विद इन द जुडिक्शन ऑफ सेम आरओसी, नो अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड। आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन और विलेज विद इन द सेम स्टेट, इसमें भी अल्ट्रेशन जो होगा वो मेमोरेंडम का नहीं होगा। और लास्ट में एक स्टेट से अलग स्टेट होते हो तो आपको करना पड़ेगा। अभी कैसे होगा देखो यहाँ पे, चेंज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन। अब अगर आप सेम टाउन के अंदर चेंज करते हो, सेम टाउन में अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पटेल नगर से विकासपुरी दिल्ली में जाते हो, द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विद इन द लोकल लिमिट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो येलो कलर से, बोर्ड रेजोल्यूशन अगर वो पास करती है, कैन चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस, कैन चेंज बोर्ड रेजोल्यूशन, board resolution can change the situation of its registered office within the limits of same city town and village। तो same city town and village में वो change कर सकती है। an intimation to change of registered office and verification of registered office shall be given to registrar in e-form INC 22। अब वो बोलता है कि आपने जो चेंज किया है उसको इन्फॉर्म करो। आप किसको इन्फॉर्म करो? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। किस में इन्फॉर्म करो? ई फॉर्म INC 22 में एक ई फॉर्म आपको फाइल करना है, INC से इनकॉर्पोरेशन 22, विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज। तो विद इन 50 डेज ऑफ चेंज आपको ये बच्चों बताना है। दिस डज नॉट इन्वॉल्व अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, तो इसमें चेंज नहीं होता। तो हमें समझ में आया कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके वी कैन चेंज द ऑफिस। आगे चलते हैं, चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज, आप अपने सिटी टाउन और विलेज की लोकल लिमिट्स के आउटसाइड जाके करते हो, जैसे अपने सिटी टाउन और विलेज से आप बाहर जाके करते हो, तो क्या होगा देखो, अगर स्टेट सेम है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ऑफ एक्ट एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पास बाय कंपनी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी शैल नॉट बी चेंज, बोलता है बिना SR चेक पास कराए आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज नहीं करोगे। इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज वेयर सच ऑफिस सिचुएटेड एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और वेट मे बी सिचुएटेड लेटर बाय वर्च्यू ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। तो ये बोलता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आउटसाइड द लोकल लिमिट से तभी करोगे जब आप
चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो, जब आप उसको सेम सिटी दूसरी सिटी टाउन विलेज में लेके जाते हो और वो चेंज नहीं करते तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन और विलेज वेयर सच ऑफिस सिचुएटेड और वेयर इट मे बी सिचुएटेड लेटर बाय वर्चुअल एसआर पास बाय द कंपनी। अब वो बोलता है अगर और कोई कंपनी भी होती है तो उसको भी क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट any change in place of registered office outside the local limit of city town and village same shall be transacted by voting through postal ballot। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं जैसे, जिनको पोस्टल बैलेट से यानी कि लोगों के घर पे लेटर भेजकर हाँ या ना पूछनी पड़ती है। अगर बोलता है कि अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है कि उसको पोस्टल बैलेट कराना है तो आप जो रेजोल्यूशन पास कराओगे, स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर 75% वोटिंग वाला, वो बच्चों आप क्या करोगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू कराओगे। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन हो गई, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन एंड विलेज। तो अपने जो आपका सिटी टाउन या विलेज जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकल लिमिट के बाहर जाकर अगर आप करते हो। अब थर्ड पे आते हैं, देखो चेंज। थर्ड पे कहता है, ये थर्ड पे क्या कहता है, थर्ड पे कहता है कि चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब सेम स्टेट में हो रहा हो आप, लेकिन एक रजिस्ट्रार आपका चेंज हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था, आप नोएडा से लखनऊ जा रहे हो तो रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है, लेकिन स्टेट सेम है क्योंकि यूपी स्टेट सेम है, लखनऊ की भी और नोएडा की भी, लेकिन रजिस्ट्रार चेंज हो रहा है। No company shall change the place of registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar within the same state, unless such change is confirmed by regional director। तो important mark करना है, regional director ROC का जो बॉस होता है, नीचे बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, उसके ऊपर जो उनका बॉस होता है उसको हम रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं। तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। प्रोविजन टू सेक्शन 12(5) ऑफ एक्ट प्रोवाइड दैट कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर विल बी नेसेसरी फॉर चेंजिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर विद इन द सेम स्टेट। अगर आपने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है, अगर एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो। सेक्शन 12(6) स्टेट्स दैट द रीजनल डायरेक्टर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज shall pass necessary orders within a period of 30 days from the date of receipt of application। वो बोलता है रीजनल डायरेक्टर 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन मिलने के 30 डेज के अंदर पास करेगा कि चेंज होगा या नहीं होगा। Thereafter the company concerned shall file a copy of said order with the registrar of company। अब आरडी ने आपको अप्रूवल दे दी 30 दिन में, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बता रहे हो रजिस्टर ऑफ कंपनी को कि मुझे आरडी की अप्रूवल मिल गई। दोनों आरडीज को बताओगे आप, जहाँ से जा रहे हो वो भी और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ उसको भी। विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन फ्रॉम द ऑर्डर। अब इसके लिए जो टाइम है वो बताता है कितना, 60 दिन के अंदर, यानी कि आपको 30 दिन के अंदर आरडी अप्रूवल देगी और उसके 60 दिन के अंदर आप क्या करोगे, आप जो है वो आरओसी को बताओगे। द सेड आरओसी शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर चेंज इन इस ऑर्डर, रिकॉर्ड करेगा वो ऑर्डर को। द आरओसी ऑफ द स्टेट विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी वाज प्रीवियसली सिचुएटेड शैल ट्रांसफर ऑल डॉक्यूमेंट पेपर्स टू द न्यू आरओसी। तो नोएडा की एग्जांपल से याद रहेगा, नोएडा की आरओसी सारे पेपर्स कहाँ भेजेगी, लखनऊ भेजेगी। Rule 28 of Company Incorporation rules states that an application seeking confirmation from the regional director for shifting registered office within the same state from the jurisdiction of registrar of company to the jurisdiction of another registrar of company shall be filed with the company with the regional director in form INC 23। अब वो बोलता है कि जो फॉर्म नंबर आप यूज़ करोगे वो INC 22 होगा, 23 होगा सॉरी। तो आपको INC 23 करनी है। तो ये बोलता है कि अगर आप आरओसी चेंज करते हो तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेते हो। अब आगे देखो, द कंपनी शैल नॉट लेस देन 1 month बिफोर फाइलिंग एनी एप्लीकेशन विद द रीजनल डायरेक्टर फॉर द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। 1 month बिफोर, अब ये बोलता है ऊपर 1 महीने पहले, एप्लीकेशन फाइल करने के 1 महीने पहले उसे क्या करना है, पब्लिश ए नोटिस एटलीस्ट वन इन डेली न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश एंड द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। अब वो बोलता है कि 1 महीने पहले तो उसको एक नोटिस पब्लिश करना है कि वो अपना ऑफिस जो है वो एक आरओसी के जुडिक्शन से नोएडा से वो कहाँ लेके जा रही है, नोएडा से लेके जा रही है लखनऊ। तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज हम कहते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज, यूपी के केस में वो हिंदी है, अगर वो तमिलनाडु होता तो तमिल होती। सर्व इंडिविजुअल नोटिस टू ईच डिवेंचर होल्डर, हर डिवेंचर होल्डर को बताना है।
Depositors and creditor of the company clearly indicate the matters of application and stating that any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of MOA। और जिस भी बंदे को डिपॉजिटर को बताना है, क्रेडिटर को बताना है और डिबेंचर होल्डर को बताना है कि हम चेंज करने वाले हैं। मे इंटीमेट हिज इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन टू रीजनल डायरेक्टर विद ए कॉपी ऑफ द कंपनी विद इन 21 days ऑफ पब्लिकेशन। हिज नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो वो रीजनल डायरेक्टर को बता सकता है, जो आपका डिपॉजिटर और डिबेंचर होल्डर है, क्या बता सकता है कि सर मेरा नेचर ऑफ इंटरेस्ट ये है, मैंने इतने पैसे लेने हैं। एडिशनली फॉर्म MGT14 टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार टुवर्ड्स SR। फिर आप रजिस्ट्रार को एक MGT14 भी फॉलो दोगे SR पास करने के लिए। तो ये सब अप्रूवल्स आपको चाहिए। आपको RD को बताना है, साथ में मैंने कर दिया कि डिवेंचर होल्डर्स की आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, डिवेंचर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करनी है आपकी बात कि आपको अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो RD को कहेंगे। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अब ये तीसरा क्लॉज आ गया बच्चों। वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर हो जाता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। इसके अंदर आपका जाकर क्या होगा कि आपका मेमोरेंडम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन क्लॉज है मेमोरेंडम में वो हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर इफ़ वी आर सिचुएटेड इन, सपोज हम लोग दिल्ली से, हमने एग्जांपल लिया था, हम नोएडा जा रहे हैं, तो है तो पास में पर स्टेट चेंज होती है। जो हमारी सिचुएशन क्लॉज में उसमें न्यू दिल्ली की जगह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखो, द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड द चेंज कैन बी अफेक्टेड बाय SR। पहले तो देखो SR जो सबने पास किया था इसमें तो करना ही है बच्चों, ऑफ द कंपनी विच मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कंफर्मेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी करनी है on application made to it. According to section 13(1) of Act, a company may by special resolution and after compliance with the procedures specified alter the provision of memorandum. Further, the alteration of provision of the memorandum relating to change of place of its registered office from one state to another shall take effect unless इट इज़ कन्फर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक कन्फर्म नहीं होगा तब तक वो नहीं माना जाएगा। एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन द सबसेक्शन 4। अब बोलता है जो आपने एप्लीकेशन ऊपर सेक्शन 13 की सबसेक्शन 4 में जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, within a period of 60 days and before passing an order may certify itself that the alteration has the consent of creditors, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन कंसर्न विद द कंपनी। वो बोलता है 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी, लेकिन उससे पहले वो चेक करेगी कि उसकी कंसेंट है, किसकी कंसेंट है, मर्जी है क्रेडिटर्स की, डिवेंचर होल्डर्स की, या अदर कंसर्न लोगों की मर्जी है या नहीं है। और डेट ए सफिशिएंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी आइदर फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन, और प्रोविजन सफिशिएंट प्रोविजन डेब्ट को देने के लिए है या नहीं है। द एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्चार्ज, और एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रखी है, अगर वो कर्जा चुकाना है तो उस कर्जा को चुकाने की एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रखी है कि नहीं दे रखी, ये चीज़ चेक करनी है। ए कंपनी शैल इन रिलेशन टू अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन्वॉल्व चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फाइल विद द रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन पास इट MGT14। फिर उसको क्या करना है, रजिस्ट्रार को SR MGT14 में फाइल करके देना है कि हमने SR पास कर दिया। अब ये ऊपर वाली चीज़ें तो लगभग वही हो रही हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी। अब थोड़े चेंजेस देखो। वेल द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिजल्ट इन शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, a certified copy of order of central government approving the alteration shall be filed by the company with registrar of each states। तो सर्टिफाइड कॉपी वो बोलता है कॉपी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी आप दोनों स्टेट्स को दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करें। तो इसमें हमें CG का अप्रूवल चाहिए। ऊपर वाले में RD था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। विद इन 30 days time for the receipt of certified copy of order in INC 28, who shall register the same, and the registrar of the state where the registered office will be shifted to shall issue a fresh certificate of incorporation। वो बोलता है आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। तो ये इसके अंदर जो प्रोसीजर लगभग सेम है बच्चों, बस एक चीज़ समझने वाली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। दोनों ROCs को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज होगा, इसलिए आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखो बेटा 3 तरह के सिनेरियो देखे, विद इन सेम सिटी, विद इन सेम स्टेट बट डिफरेंट ROC, देन डिफरेंट स्टेट, ये 3 तरह के सिनेरियो देखे। अब देखो रूल्स पे आते हैं। रूल 30 और 31 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो रूल्स थे 2014 में पास हुए थे, वो क्या कहते हैं। रूल 30 स्टेट्स दैट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट
एनी एप्लीकेशन सबसेक्शन 4 ऑफ 13 यानी ऊपर वाली 13 की जो 4 की लगेगी, फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग अप्रूवल फॉर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम with respect to change of place of the registered office from one state government or union territory to another shall be filed with the central government in form INC 23। वो यहाँ पे रूल्स में बोलता है कि फॉर्म INC 23 यूज़ करोगे आप, along with fee and shall be accompanied by the following documents। और आप इसके साथ फी जमा कराओगे और साथ में डॉक्यूमेंट दोगे। कौन से डॉक्यूमेंट देंगे? कॉपी ऑफ MOA विद प्रपोज अल्टरेशन, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, a copy of minutes with general meeting हो गया, with the resolution authorizing such alteration was passed। तो जिस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ था अल्ट्रेशन के लिए वो आप दोगे। गिविंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट, फिर आप बताते हो कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट और अगेंस्ट, यानी कि कितने हमारे जो नंबर वोट्स थे वो फेवर में आए थे और कितने जो हमारे वोट्स थे वो अगेंस्ट में गए थे। एक कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ पावर अटॉर्नी और एग्जीक्यूटिव वकालतनामा, और बोर्ड रेजोल्यूशन देते हो और एक वकालतनामा देते हो। वकालतनामा हम लोग वकील जो है सबसे पहले साइन कराते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं इसको। पावर अटॉर्नी दे रहे हो कि कौन सा बंदा रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को इस चेंज के लिए, तो आप साथ में लगाते हो। दे शैल बी अटैच्ड टू एप्लीकेशन ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर ड्रॉन अप द लेटेस्ट प्रैक्टिकल डेट प्रोसीड्स द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय नॉट मोर देन 1 मंथ। वो बोलता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स भी आप साथ में लगाओगे, जो ऊपर हमने पढ़ा उसी की रिपीटिशन है यहाँ पे। Setting for the following details, namely the name address of every creditors and debenture holder of company, सबका name address देते हो। The nature of respective amounts due in respect of debt, और nature of respective amounts due, और कितना amount due है उनका ये भी आप बताते हो। यानी देखो बेटा, अगर आप एक स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपके डिबेंचर होल्डर्स या आपके क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, हम अपने पैसे की वसूली आपके साथ दूसरी स्टेट में जाके नहीं करेंगे या हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का अप्रूवल ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे लेंडर्स हैं। प्रोवाइडेड दैट द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर accompanied by declaration signed by the company secretary of company, और CS को आपको साइन करके देने होंगे यहाँ पे। इफ एनी एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, और 2 डायरेक्टर्स, इफ एनी अगर सेक्रेटरी है तो ठीक है, अगर नहीं है, एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, वन ऑफ शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर वेयर देयर इज वन स्टेटिंग दैट। अब वो बोलता है 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक डायरेक्टर जो होगा वो कौन होगा? वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। और वो क्या स्टेट करेंगे? दे हैव मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, हैविंग डन सो हैव कंक्लूडेड दैट द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स आर करेक्ट। वो लिख के देंगे 2 डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, और 2 डायरेक्टर्स में MD लिख के देंगे कि हमने सारी इंक्वायरी कर ली है सर, और हर चीज़ जो है वो क्रेडिटर्स की लिस्ट और डेट और उनका जो एड्रेस है वो ठीक है। And that the estimated value as given in list of debts or claim payable on contingency or not ascertained and proper estimated of the values of such debts and claims, and that there are no other debts of claim against the company to be knowledge। वो बताएंगे estimated value of debt हमारी कितनी है, claim कितनी है और contingency कितनी है, और कुछ हमारे लिए बकाया नहीं है। फिर हमें एम्प्लॉयज़ की भी अप्रूवल लेनी है। नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच, रिट्रेंच का मतलब होता है निकालना, तो किसी भी एम्प्लॉय को आप नहीं निकालोगे एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर हमारा ऑफिस दिल्ली से नोएडा जा रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो हमें उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। हमने किसी भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट नहीं छीननी। स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड ऑल्सो देयर शैल बी एप्लीकेशन फाइल विद कंपनी टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी। ये IAS ऑफिसर होते हैं चीफ सेक्रेटरी। आप चीफ सेक्रेटरी को बताओगे कि आप उस स्टेट के अंदर आ रहे हो, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया। आप लोग यहाँ देखते हो, A duly authorized copy of list of creditors shall be kept at registered office of the company and have any person desires of inspecting the same। बोलता है ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी भी आपको रखनी पड़ेगी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की एट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। एट any time during the ordinary hours of business, inspect and take extract from the same on payment of fees not exceeding 10 rupees per page। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर ऐसे केस के अंदर आपने कॉपी रखी है तो इसको कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? यस, इंस्पेक्शन एंड टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम ऑन पेमेंट ऑफ सम
₹10 पर पेज के हिसाब से कोई भी इंसान इसको चेक कर सकता है कि ये जो आपने कॉपी दी थी ये ठीक है कि गलत है। देयर शैल ऑल्सो बी अटैच्ड टू एप्लीकेशन अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद कंप्लीट एनेक्चर टू द रजिस्ट्रार एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो जहाँ पे पहले आपका ऑफिस है, जहाँ से आप जा रहे हो, एप्लीकेशन ए कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी, तो आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी देना पड़ेगा। द कंपनी शैल नॉट more than 30 days before the date of filing of application in form INC 23। वो बोलता है कि 30 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं बीतना चाहिए INC 23 फाइल करने से पहले। मोर देन बिफोर, तो INC फॉर्म फिल करने के 30 दिन पहले तक आपको क्या करना है, एडवर्टाइज इन फॉर्म INC 26 वर्नाकुलर लैंग्वेज इन प्रिंसिपल वर्नाकुलर। ये ऊपर बताया था मैंने कि आप 30 दिन पहले INC 26 में इन्फॉर्म करोगे कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, एक लोकल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हो आप। देन served by registered post with acknowledgement due individual notice to the effect set out in clause on each debenture and creditors। acknowledgement due को हम रजिस्टर्ड एडी भी बोलते हैं। एक लेटर होता है जिसके साथ एक पेपर जाता है जो ये बताता है कि वो रिसीव हो गया। आजकल स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो आप डिलीवरी। आप डिबेंचर ईच डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो रजिस्टर्ड पोस्ट से कि हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू नोटिस टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एंड सेबी। अगर लिस्टेड है तो सेबी और आप रजिस्ट्रार को भी बता रहे हो। इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड इन द रेगुलेटरी बॉडी इफ द कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, अगर स्पेशल एक्ट के थ्रू है, मान लो बैंकिंग कंपनी है तो RBI को भी बताओगे आप, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है तो फिर उसके लिए भी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस के लिए IRDA आप उसको बताते हो। तो ये रूल से आ रही हैं चीज़ें, तो डिटेल में जाते हैं, हम गए हैं इसमें। हम देखो, देयर शैल बी अटैच टू एप्लीकेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। तो एप्लीकेशन के साथ आप ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट लगाते हो। इशूड अंडर सब रूल 5 ए कॉपी ऑफ सच ऑब्जेक्शन रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी साथ में लगाते हो। एनी टैबुलेटेड डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद काउंटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी रिसीव्ड आइदर इन इलेक्ट्रॉनिकल मोड और इन फिजिकल मोड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस says issued under sub rule 5। any tabulated details of response, अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो उसकी कॉपी भी आप साथ में लगाते हो। where no objection has been received from any person in response of advertisement or notice under sub rule this, the application may be put for order without hearing and the order either approving or rejecting the application shall be passed within 15 days। अब बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो 15 डेज के अंदर बच्चों आपको अगर सब कुछ ठीक लगता है तो ऑर्डर पास कर देगी। ये वो तब सिनेरियो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम लोग काफ़ी डिटेल में गए कि आपको ये सारी कॉपीज़ देखो हम लोगों ने पढ़ा साथ में लगानी है, आपको मेमोरेंडम की कॉपी लगानी है, एम्प्लॉयज़ के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में बताना है, उनकी NOC है वो लगानी है। अब वेयर एन ऑब्जेक्शन हैज़ बिन रिसीव, अब ये तो हमने नो ऑब्जेक्शन वाली बात देखी थी। अब मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड ए हियरिंग और हियरिंग एज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल एन एफिडेविट टू रिकॉर्ड द कंसेंसस रीच्ड एट द हियरिंग। तो वो एक हियरिंग करे बोलेगी और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो बताएगी कि एक क्या आप एफिडेविट फाइल करो कि उसके अंदर क्या कंसेंसस, क्या बात निकल के आई, क्या जो चीज़ थी वो तय हुई। अपॉन एग्जीक्यूटिव विच द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास एन ऑर्डर अप्रूविंग द शिफ्टिंग विद इन 60 डेज। ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, तो 60 डेज के अंदर वो क्या करेगी, पास करेगी ऑर्डर अगर कंसेंसस रीच हो गया कि आप अपना ऑफिस चेंज कर लीजिए। Where no consensus is reached at the hearing of company shall file an affidavit specifying the manner in which objection is to be resolved within a definite time frame। और अगर नहीं होता consensus reach तो कंपनी बताए कैसे consensus reach होगा। Duly reserving the original jurisdiction to the objector for pursuing its legal remedies even after the registered office is shifted, upon execution of which the central government shall pass an order confirming or rejecting the alteration within 60 days of filing of application। रजिस्टर्ड ऑफिस चाहे शिफ्ट भी हो जाता है, एग्जीक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। द ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्मिंग द अल्टरेशन मे बी on such terms and condition if any as things fit and may include such order and cause thing proper, provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry inspection investigation। एक चीज़ आ गई, इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बेस अगर वो क्वेश्चन दे देता है तो इसको समझ लेना बच्चों कि अगर कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन जो है वो अगर पेंडिंग है तो ऐसी कंपनी
जो होगी उसको अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करो। ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच नो प्रोसिक्यूशन इज एनसाइड और प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी अलाउड, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाएगा। तो देखो बेटा, अगर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट टू अदर स्टेट करना है तो प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पालन करना पड़ेगा। आगे देखो, प्रोसीजर टू बी फॉलोड एज लेड डाउन इन रूल 30 of the company's incorporation rules 2014 as amended from time to time are enumerated below। अभी देखो, send notice of board meeting at least 7 days before the date of board meeting। तो पहले तो आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 दिन पहले भेजना है। तो इसमें आपने क्या क्या लिखना है, देखो, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अप्रूवल ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग, तो आपको सेंड नोटिस टू बोर्ड मीटिंग करनी है, इसमें आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है। अप्रूवल ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग ऑफ एजीएम फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम, फिर आपको एक अप्रूवल नोटिस देना है कि ईजीएम कंडक्ट करेंगे हम, किस लिए, ताकि हम मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकें। ऑथराइजिंग द डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी टू साइन द डॉक्यूमेंट, फिर हम ऑथराइज कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को, कि वो डॉक्यूमेंट को साइन करे। एंगेजमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर रीजनल डायरेक्टर, अब हमें हो सकता है कि बाहर का एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़े जो कि हमें आरडी के सामने रिप्रेजेंट करेगा, हमारी बात वहाँ पे कहेगा। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 7 days बिफोर बोर्ड मीटिंग पब्लिश नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इन न्यूज़पेपर। लिस्टेड कंपनी में आपको क्या करना है, 7 दिन पहले नोटिस न्यूज़पेपर देना है। साइमल्टेनियसली सेंड द कॉपीज ऑफ सच पब्लिकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है आपको। होल्ड द बोर्ड मीटिंग एंड अप्रूव द, फिर आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, आपको रेजोल्यूशन पास करना है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो रेजोल्यूशन पास हुआ। नोटिस आपको फॉर कॉलिंग ईजीएम फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर नोटिस ऑफ ईजीएम को अप्रूव करना है। ऑथराइजेशन टू डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी करना है पूरा टू साइन द डॉक्यूमेंट। एंगेजमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। स्टॉक एक्सचेंज को 4th पॉइंट में देखो, इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट पासिंग ए रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ऑफ द अर्लीस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑकरेंस of such event or information, and in case of delay in disclosure should be made along with an explanation for the such delay। आप बताते हो डिले क्यों हो रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज को भी 24 आवर्स में आप इन्फॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, सर नोटिस टू ईजीएम टू एटलीस्ट 21 क्लियर डेज, ये हम लोग ईजीएम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नोटिस कितने दिन पहले होता है, 21 क्लियर डेज पहले। 21 क्लियर डेज पहले आपने मेंबर्स को बताना है कि हम चेंज करना चाहते हैं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग अटेंड करने आइए। सेंड कॉपीज टू नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज साइमल्टेनियसली, साथ साथ भेजो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। Also an intimation to be sent to concerned stock exchange that the notice of extraordinary general meeting was sent to shareholder of company at the earliest 24 hours of occurrence of such event, or information in case of delay the disclosure should be made along with explanation for such delay। अगर डिले होता है तो डिले के बारे में बताते हो, यहाँ आप 24 आवर्स में इन्फॉर्म करते हो। पब्लिश द नोटिस ऑफ ईजीएम इन न्यूज़पेपर एंड सेंड द कॉपी ऑफ सच पब्लिकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, फिर आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो और आप क्या करते हो, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हो। होल्ड ईजीएम ऑफ द कंपनी एंड पास एसआर, अब 7th पॉइंट मेन आ गया, फिर ईजीएम आप हेल्ड करते हो और एसआर पास करते हो, किसके लिए, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड ऑथराइजिंग डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी टू साइन फाइल डील विद द डिपार्टमेंट। तो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए रेजोल्यूशन पास किया। अब इंटीमेट अबाउट प्रोसीडिंग ऑफ ईजीएम एंड अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को आपने 24 आवर्स में बताया। ये सिर्फ तब होगा जब लिस्टेड कंपनी होगी। एंड इन केस ऑफ एनी डिले डिस्क्लोजर अलॉन्ग विद डिले, अगर डिले है तो फिर डिले बताते हो आप। फाइल ई फॉर्म MGT 14 विद ROC फॉर रजिस्टरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय EGM विद इन 30 days ऑफ डेट। तो MGT 14 हम बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ई फॉर्म MGT 14 फाइल करते हो आप क्या करने के लिए, फॉर रजिस्टरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्टर करने के लिए ROC को बताते हो। प्रिपेयर द एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी फाइल टू RD, अब RD को हमने एप्लीकेशन लगानी है तो एप्लीकेशन तैयार करनी है। फाइल ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल एनेक्चर टू ROC इन द फॉर्म INC 23 अलॉन्ग विद द फॉलोइंग एनेक्चर्स, तो ये सारे एनेक्चर्स हम साथ में लगाएंगे और फॉर्म INC 23 आप साथ में दोगे, किसको, आप ROC को दोगे और प्रिपेयर एप्लीकेशन RD के लिए करोगे। इसमें देखो ऊपर से देखते हैं एक बार, कॉपी ऑफ MOA लगाते हो, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगाते हो जिसमें आपने अप्रूव किया रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना, कॉपी ऑफ मिनट्स लगाते हो जनरल मीटिंग ऑफ रेजोल्यूशन की आप,
एन एफिडेविट लगाते हो एप्लीकेशन के साथ, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स लगाते हो, एफिडेविट वेरीफाइंग द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लगाते हो, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी लगाते हो, सर्टिफाइड टू कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा पड़ा था ऊपर वो लगाते हो, list of creditors and debenture holder drawn up by at latest practical date, prescribe the date of filing of application by not less than 1 month, setting the following details. So list of creditors और debenture holders लगाते हो, इसके अंदर आप name address of every creditor debenture holder लगाते हो, nature of amount आप साथ में लगाते हो। नेक्स्ट देखो, एफिडेविट साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। देयर इज़ नो द फैक्ट दैट हैव बीन मेड फुल इंक्वायरी टू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, और आपने ये बताया कि सारी इंक्वायरी कंपनी की हमने कर ली है, एन ओपिनियन दैट द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर इज करेक्ट एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन ऑन लिस्ट ऑफ डेब्ट्स और क्लेम्स पेबल टू द कंटिजेंसी टू नॉट असर्टेड और प्रॉपरली एस्टिमेटेड। आप बताते हो कि जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर है वो हमारी ठीक है और किसी भी डे के अंदर हमारी किसी भी तरह की जो है गड़बड़ नहीं हुई। एन एफिडेविट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट नो एम्प्लॉय शैल बी रिट्रेंच, फिर एफिडेविट है कि आप किसी को भी रिट्रेंच नहीं करोगे। A copy of the acknowledgement of service of copy of application with complete annexure to the registrar chief secretary of the company, फिर चीफ सेक्रेटरी को जो एप्लीकेशन दी एक्नॉलेजमेंट वो कॉपी लगाते हो। प्रूफ ऑफ सर्विंग बाय रजिस्टर्ड पोर्ट इंडिविजुअल नोटिस टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, फिर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से जो सर्विंग करी उसकी कॉपी लगाते हो। डिटेल्स that objecting creditors deposited holders have been discharged, और objecting वाले को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। प्रोसिक्यूशन इंक्वायरी इंस्पेक्शन है, इसकी डिटेल है। कॉपी ऑफ नोटिस पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स, इसकी कॉपी आप लगाते हो। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। कॉपी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 14 days फ्रॉम द हियरिंग, इन केस अगर हियरिंग होती है तो फिर in case of shifting registered office from one state to another in 2 languages, that is one in English and in vernacular language, में आप साथ में लगा रहे हो। स्टेटमेंट और रीजन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रीजंस बता रहे हो कि ऑफिस क्यों शिफ्ट कर रहे हो। जस्टिफिकेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्शन इफ रिसीव्ड, और जस्टिफिकेशंस क्यों आप रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो वहाँ से, ये हम लोगों ने डिटेल अभी थोड़ी पढ़ी। अभी और देखो, यहाँ तक बेटा देखो जो ये डिटेल्स हैं इसको आपको छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे कि हम सारे पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं नेक्स्टर्स के। आप MOA छोटे में एफिडेविट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, डिबेंचर की लिस्ट, इसको आप लोग सारे के सारे को एक लिस्ट हल्की सी बना लीजिए ताकि आप लोग ये याद कर सको कि एग्जैक्टली में क्या क्या हमें नेक्स्टर्स में लगाना है।